Hello students, how are you? You might be feeling well, happy and enjoying your this vacation. Now please keep yourself fit and study also. Okay students, अभी तक हम लोग दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. हमारी तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन और डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी भी आप वोलाटाइल सॉल्वेंट में प्योर फॉर्म में है, अगर कोई वोलाटाइल लिक्विड प्योर फॉर्म में है, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं मिली है, तो उस समय अगर आप कोई नॉन वोलाटाइल सॉलिड सल्यूट मिलाते हो, तो जो सल्यूशन तैयार होता है उस सल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाएगा. इसी डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जब ही पिक्चर में आएगी जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलाटाइल सॉलिड सल्यूट मिला दोगे, तो जो सल्यूशन बनेगा उस सल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो लो हो जाएगा. ओके बच्चों, अब इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले फ्रीजिंग पॉइंट है क्या. एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट जनरली हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर कोई भी लिक्विड फ्रीज हो जाता है. हाँ ठीक है, यस, लेकिन अब थोड़ा सा इम्प्रूव्ड, थोड़ी अच्छी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस डेफिनेशन को. फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए. मतलब क्या, ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज, मतलब अगर वो सॉलिड फेज में है तो उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए. ऐसे टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. तो डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं आपको ग्राफ से एक्सप्लेन करूंगा. इट इज द टेम्परेचर at which the vapor pressure of any liquid becomes equal to its vapor pressure इन सॉलिड फेज. जो सॉलिड फेज में इसका वेपर प्रेशर होगा उसके बराबर अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर हो जाए तो ऐसे टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. ओके बच्चों, अब आप कहेंगे कि सॉलिड्स का तो फ्रीजिंग पॉइंट होता, सॉलिड्स का तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं. हाँ, सॉलिड्स का वेपर प्रेशर होता है लेकिन बहुत कम होता है. सॉलिड्स डू हैव वेपर प्रेशर बट इट इज़ क्वाइट लो, बहुत कम होता है, वेपर प्रेशर होगा. तो जरा हम सॉलिड्स के बारे में बात करें कि सॉलिड का वेपर प्रेशर क्या होगा. सॉलिड का हम ये वेपर प्रेशर यहाँ पर हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर प्लॉट करेंगे. सॉलिड्स का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है. दूसरी चीज, मान लीजिए ये वेपर प्रेशर है सॉलिड का, और जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो उनका वेपर प्रेशर में डिक्रीज बहुत शार्प होती है, वेरी शार्प डिक्रीज. या फिर यहाँ पर हम समझने के लिए यहाँ से देख लेते हैं. ऐसे सॉलिड्स का वेपर प्रेशर जो होता है बहुत ही कम होता है, और जब आप टेम्परेचर कम करते हो तो उनके वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज होगा वो भी बहुत शार्प, वेरी शार्प डिक्रीज इन देयर वेपर प्रेशर. ये लाइन जो है ये क्या शो करती है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉलिड फेज. जब वो सॉलिड फेज में है तो उसका वेपर प्रेशर क्या है, ये है. और अगर आप टेम्परेचर कम करते जाओगे तो उसमें जो वेपर प्रेशर है उसका बहुत
शार्प डिक्रीज है, देयर इज शार्प डिक्रीज। तो अगर कोई भी लिक्विड की वेपर प्रेशर की लाइन जब इस सॉलिड फेज की लाइन को कट करेगी, जिस टेम्परेचर पर कट करेगी उसी टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कह देंगे, या सिंपल कहते हैं कि ये वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर होता है। और सॉलिड फेज का जो होता है वेपर प्रेशर होता है बहुत कम होता है, और जब उसका टेम्परेचर कम करते हैं आप तो उसके वेपर प्रेशर में डिक्रीज भी बहुत तेज़ी से होती है। तो वही लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, और ये शो करता है दैट वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉलिड लिक्विड, जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब सॉलिड फेज में है तो टेम्परेचर कम करने से उसके वेपर प्रेशर में बहुत तेज़ी से गिरावट आ रही है, वेरी शार्प डिक्रीज। ओके, अब हम सॉल्वेंट लेते हैं इन प्योर फॉर्म में, दिस द सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। ये सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में, और जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा। जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ओके, कोई सॉल्वेंट है प्योर फॉर्म में, टेम्परेचर कम करिए कम करिए कम करिए, इसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। दिस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, और कम करिए जब तक ये सॉलिड फेज के लाइन को कट नहीं करेगा। अभी भी ये जो लिक्विड का प्योर लिक्विड है इसका वेपर प्रेशर अभी सॉलिड फेज की लाइन को कट नहीं कर रहा है, तो ये जो टेम्परेचर है इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा। जैसे ही ओके, आप और वेपर प्रेशर कम करिए और कम करिए, यस, यहाँ पर इसने सॉलिड फेज की लाइन को कट किया है। मतलब क्या हो गया कि जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो उसके सॉलिड फेज के बराबर हो गया है। इस टेम्परेचर को, जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इन प्योर फॉर्म, T0F। T0F क्या है, दिस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं, TF0 या T0F कहते हैं। और ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर, VP मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड या प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म। ठीक है, जैसे ही जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड फेज के बराबर हो जाएगा, उसी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को हम उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ओके, अब देखिए, आप जानते हैं कि अगर इस प्योर सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाया, इस प्योर सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिलाया, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। पर इसी टेम्परेचर पर देखते हैं, इसी करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पर जो सॉल्यूशन होगा उसका वेपर प्रेशर हमेशा उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा। ठीक है, अब आप टेम्परेचर कम करिए। जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। और कम करिए और वेपर प्रेशर कम होगा, और कम करिए और भी वेपर प्रेशर कम होगा, और कम करिए और भी वेपर प्रेशर। देखिए, जिस टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के बराबर हो जाता था, तो उस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के बराबर नहीं हो पा रहा, तो इसको फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कहेंगे। तो और भी टेम्परेचर कम करिए, और टेम्परेचर कम करिए, यहाँ कहीं दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर यहाँ पर इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो उसके सॉलिड फेज के बराबर हो जा रहा है, तो इसको हम TF कहेंगे, एंड दैट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। सॉल्यूशंस का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। मान लीजिए इस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ये है, सॉल्यूशन का हमेशा कम होगा, तो आप टेम्परेचर कम करेंगे और भी वेपर प्रेशर कम होगा, और भी कम होगा, कम होता जाएगा।
और जिस टेम्परेचर पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के बराबर हो रहा था, इस टेम्परेचर पर इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के बराबर नहीं हो पा रहा है, इसकी लाइन को कट नहीं कर रहा, और भी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो है सॉलिड फेज की लाइन को कट कर रहा है, तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो डिफरेंस है दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम डेल्टा टीएफ कहते हैं। प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसको डेल्टा टीएफ कहते हैं, एंड द डेल्टा टीएफ इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसी को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ओके, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस। यहाँ पर वैल्यू किसकी ज़्यादा है, टी नॉट एफ की ज़्यादा है और टी एफ की वैल्यू कम है। ये जो लाइन है इट विल शो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ये वेपर प्रेशर रिप्रेजेंट करेगी सोल्यूशन। दिस लाइन डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू वैल्यू किसकी ज़्यादा है, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। T naught F means freezing point of solvent in pure form minus freezing point of solution, इसके डिफरेंस के बराबर होगा, that will be the depression in freezing point। तो हम कह सकते हैं कि कभी भी अगर हम किसी भी प्योर लिक्विड में या प्योर सॉल्वेंट में जो वोलाटाइल है उसमें नॉन वोलाटाइल सॉलिड सल्यूट मिलाते हैं, तो जो सल्यूशन बनेगा उस सल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से डाउन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्योर वाटर है, वाटर प्योर फॉर्म में है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज 273.15 केल्विन है। लेकिन अगर इसी प्योर वाटर में आप थोड़ा सा शुगर मिला देते हो, शुगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड सल्यूट है, शुगर मिलाओगे तो ये जो शुगर सोल्यूशन है इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो जो शुगर सोल्यूशन है जिसमें आपने नॉन वोलेटाइल शुगर मिलाया है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 डिग्री या -3 डिग्री या -5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ओके बच्चों, नाउ आपको टी एफ पता है, टी नॉट एफ भी पता है, तो इसके बारे में हाँ यहाँ पर एक चीज और लिखना है आपको। बताइए कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, टी नॉट एफ ज़्यादा है या टी एफ ज़्यादा है। यहाँ पर टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ। जो बॉइलिंग, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है प्योर सॉल्वेंट का, वो सोल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट से हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। ये कह सकते हैं एफ पी ऑफ प्योर सॉल्वेंट is always higher than FP of solution। solution के freezing point से ज़्यादा होगा। ओके, ठीक है बच्चों, ये भी क्लियर होगा, टी नॉट एफ इज ग्रेटर देन टी एफ। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन के बारे में। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, क्या डेफिनेशन है इसकी, इसको लिखेंगे व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट is added to the pure solvent whose freezing point FP, whose freezing point is T naught F, freezing point is T naught F, then the freezing point of resulting solution decreases। जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा रिजल्टिंग सोल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाएगा, विच इज नोन एज
depression in freezing point. Ft means freezing point. Okay, and this is known as delta Tf. तो आप लोगों को पता है डेल्टा Tf इक्वल्स टू T नॉट एफ माइनस Tf होता है, और यहाँ पर T नॉट एफ आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, T नॉट एफ इज ग्रेटर देन Tf. अब मेन चीज ये बनती है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज हो रहा है, वो किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. जो नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिला रहे हो उसके कॉन्सेंट्रेशन पर. अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन उस सोल्यूशन में ज़्यादा होगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, या फिर अगर सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा. मीन्स तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म ले बच्चों? हमें यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेना है जो टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं हो. ठीक है, आप जानते हैं कि मोलारिटी टेम्परेचर के साथ वैरी होती है, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर के साथ वैरी होती है, एक मोलालिटी है जो टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं होती है. तो इसीलिए इसके फार्मूले में हम मोलालिटी को लेते हैं, मोलारिटी को नहीं लेते हैं. क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आपने मोलारिटी को क्यों नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शन रखा? क्योंकि मोलारिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है. नॉर्मलिटी को क्यों नहीं रखा? नॉर्मलिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, क्योंकि नॉर्मलिटी और मोलारिटी दोनों ही टेम्परेचर के साथ वैरी होते हैं, दोनों ही टेम्परेचर के साथ वैरी होते हैं. मोलालिटी एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो कभी भी टेम्परेचर के साथ वैरी नहीं होता है. देयरफॉर वी कैन से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट of solution is directly proportional to the molality of solution. Molality. Therefore, delta Tf is directly proportional to small m. ठीक है, अब आप इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाइए, इसकी जगह Kf रखिए. Kf क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या फिर मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू स्मॉल m. ये वो फार्मूला है जिससे हम किसी भी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीज होता है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं. इट इज इक्वल टू Kf, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पर Kf क्या है? ध्यान से देखिएगा. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट. ओके, इसकी यूनिट क्या है वो हम देखेंगे. m क्या है? मोलालिटी है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन की मोलालिटी. ओके बच्चों, Kf की यूनिट देख लेते हैं, फिर इसकी वैल्यू क्या है और फिर वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम देखेंगे. यूनिट ऑफ Kf. Kf equals to delta Tf upon small m. Depression in freezing point, that is temperature, its unit is
देखो कहीं कहीं पर डिग्री सेल्सियस रखते हैं, डिग्री सेल्सियस भी रखते हैं या फिर केल्विन भी रखते हैं। ठीक है, तो एक ले लेते हैं डिग्री सेल्सियस एंड मोलल, मोलालिटी की यूनिट मोल पर केजी, मोल पर केजी। केल्विन में भी हो सकता है, केल्विन में ही होता है, केल्विन मोल पर केजी। Therefore यूनिट्स ऑफ केएफ जिसमें पूछी जाए उसमें आप बता दें। आर पहले केल्विन, क्योंकि केल्विन ही मेन पूछा जाता है, केल्विन केजी पर मोल। आप ऐसे लिखेंगे केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। या फिर इसको आप लिख सकते हैं और डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। ठीक है, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। फाइन, तो अभी आपने केएफ की यूनिट देख ली। केएफ इज मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायो, क्रायो मीन्स लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। आपने क्रायो सर्जरीज के बारे में सुना होगा। क्रायो सर्जरीज वो होती हैं जो बहुत लो टेम्परेचर पर की जाती हैं, और जनरली जो हार्ट पेशेंट होते हैं जिनका बीपी हाई होता है उनकी क्रायो सर्जरीज की जाती है। ओके, नाउ अब हम इसकी वैल्यू पर आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ केएफ, वैल्यू पर आते हैं। अच्छा, ये केएफ होता क्या, वैल्यू ऑफ केएफ ऑफ सॉल्वेंट। हमेशा केएफ किसके लिए होता है, सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट के लिए डिफाइंड होता है। जो भी सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में है उसका केएफ होता है, डिफाइंड होता है इन प्योर फॉर्म। ध्यान रखिएगा, जो केएफ होता है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट। जैसे आपने पानी में चीनी मिलाया, शुगर सोल्यूशन हुआ, तो जो केएफ होगा वो वाटर का ही होगा, प्योर वाटर का। जब वो प्योर फॉर्म में है तो उसका केएफ होगा, सॉल्वेंट के लिए होता है। केएफ हमेशा सॉल्वेंट के लिए होता है, सोल्यूशन के लिए नहीं हो सकता। तो हम प्योर फॉर्म का है या फिर सॉल्वेंट। नो वैल्यू फॉर वाटर, बच्चों ये याद रखना है, केएफ इक्वल्स टू 1.86 केल्विन केजी पर मोल। जो वाटर होता है उसके लिए केएफ की वैल्यू 1.86 केल्विन केजी पर मोल होती है, और जो दूसरे सॉल्वेंट होंगे उनकी केएफ की वैल्यू आपको गिवन होगी। ठीक है, जैसे बेंजीन है, आपका CCl4 है, ब्रोमीन है, जो भी सॉल्वेंट अगर दूसरे हैं सबका केएफ गिवन होगा। हो सकता है वाटर का केएफ ना गिवन हो, तो यू मस्ट नो द केएफ ऑफ वाटर। फाइन, तो हम यहाँ कह सकते हैं केएफ डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, एंड इट वैरीज फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट। सॉल्वेंट चेंज होगा तो केएफ की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। हर एक सॉल्वेंट का केएफ यूनिक होता है, अलग होता है, इट विल बी यूनिक। ओके, नाउ अब हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। केएफ की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केएफ, हाउ विल यू डिफाइन केएफ। बच्चों हम लोग जानते हैं केएफ इक्वल्स टू डेल्टा टीएफ अपॉन स्मॉल एम, मोलालिटी। अब यहाँ देखेंगे, इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलल
1 मोलल है, देन KF equals to delta TF upon 1. Therefore we can say KF equals to delta TF. मीन्स KF जो होता है, अगर 1 मोलर सोल्यूशन है तो KF इज ऑलवेज इक्वल टू द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? KF इज डिफाइंड एज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट which is equal to the depression in freezing point of 1 मोलल solution. ध्यान रखिएगा 1 मोलल solution should be 1 मोलल. अब बच्चों जैसे हायर एग्जाम्स में आप आते हैं, चाहे जे मेंस हो चाहे नीट हो, तो उसमें KF और KB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आती है. KF और KB की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो बस बच्चों हाँ सर ये फार्मूला है, नहीं वहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ हैं. KF और KB को फाइंड आउट करने का जो तरीका है वो कुछ और है. फिर वहाँ पर ये भी पूछते हैं KF और KB मीन्स मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. KF और KB में किसकी वैल्यू ज़्यादा है? ठीक है, वो जरा आप हम देखते हैं कि KF और KB की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. पिछले वीडियो में टाइम की शॉर्टेज के कारण मैंने आपको KB का जो वैल्यू है कैसे फाइंड आउट करते हैं वो नहीं बता पाया था. तो इस वीडियो में मैं आपको KB की वैल्यू जो है फाइंड आउट करने का तरीका बताऊंगा. How to find out the values of KF and KB. How to find out the values of KF and KB for a solvent. किसी भी सॉल्वेंट के लिए KF और KB की वैल्यू आप फाइंड आउट कैसे करेंगे? क्या फार्मूला है? क्या फार्मूला है वो फार्मूला लिखेंगे और हम एक्सप्लेन भी करेंगे. देखिए फार्मूला देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, डरिएगा नहीं, वो हर एक टर्म बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे. पहले मैं KF का फार्मूला बताता हूँ. KF इक्वल्स टू R मीन्स गैस कांस्टेंट, इट्स वैल्यू इज जूल 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनटू T0F का होल स्क्वायर. दिस अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म. जो भी सॉल्वेंट है, अगर वाटर है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है प्योर फॉर्म में? केल्विन में लिखिए 273, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000, ओके नो प्रॉब्लम, इनटू LF. अरे ये LF क्या है? डरिए नहीं, मैं सब बताऊंगा. LF क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना. फ्यूजन का मतलब होता है जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं सॉलिड टू लिक्विड, इसको फ्यूजन कहते हैं. ठीक है, अगर हम लिक्विड टू वेपर कराएं तो इसको हम वेपोराइजेशन कहते हैं. ओके, R क्या है? दिस इज गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. ओके, नॉट T0F क्या होता है? दिस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट. तो LF क्या है? लेटेंट. लेटेंट का मतलब होता है हिडन. लेटेंट का मतलब होता है हिडन. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? क्या कहेंगे आप?
जब किसी भी एक मोल सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, दैट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर आप लिखना चाहें, इट इज द अमाउंट ऑफ energy required to convert 1 mole of solid into liquid। बच्चों फ्यूजन का मतलब ही सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, मेल्टिंग है। मेल्टिंग इज द फ्यूजन। 1 mole of solid into liquid at its temperature। फाइन। अच्छा, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो भी फार्मूला है पीछे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल्स टू चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग फ्यूजन। जब वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उस समय जो चेंज एनर्जी कितनी चेंज हो रही है, कितनी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी अपॉन molar mass of solvent। molar mass of solvent। डेल्टा HF क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, थर्मोडायनामिक्स में 11th में पढ़ा होगा, ड्यूरिंग फ्यूजन। और M सॉल्वेंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे आप एम्स हो, चाहे नीट हो, उनके लिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, वापस आ जाइए। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड यूनिट विल बी केल्विन केजी पर मोल। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है? Kf और latent heat of fusion inversely proportional है, therefore Kf is inversely proportional to latent heat of fusion। Okay? अगर किसी की latent heat of fusion ज़्यादा है तो उसका Kf लो होगा, और अगर Kf लो है तो Lf कम होगा। ओके? नाउ अब हम Kb का ये ध्यान रखिएगा, इसका हम अलग से लिख लेते हैं। इस जो हमारा वैल्यू आया है Kf इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Lf, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देखिए इनवर्स। ऐसे ही Kb की वैल्यू क्या है? Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कुछ नहीं। तो आप जानते हैं R, तो जानते हैं आप, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314। R क्या है? वही गैस कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। T नॉट बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है जिसमें आपने सोल्यूशन बनाया है, उस सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये फार्मूला उसके लिए। अच्छा LB, अच्छा LB LV लिखते हैं। This is latent heat of vaporization। Vaporization, that is the amount of energy, hidden है बच्चों, hidden energy जो hidden होती है, required to convert 1 mole of liquid into vapors at its temperature। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे निकालोगे? चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
ये फार्मूला है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकालने का। मतलब अगर किसी भी लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हो, 1 मोल लिक्विड को गैस में चेंज कर रहे हो, उस समय जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको डेल्टा एच बी, चेंज एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, के बी इज इनवर्सली रिलेटेड टू एल बी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। हो सकता है कैलकुलेट करने के लिए के बी आए तो आप ऐसे एल बी इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। गिवन दी वैल्यूज, मान लीजिए सॉल्वेंट वाटर है तो 18 रख दीजिएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इज 18, रख के आप कैलकुलेट कर लो। होगा न्यूमेरिकल कराएंगे, जब हम इस चीज़ को शुरू करेंगे तो इसके न्यूमेरिकल भी कराएंगे। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से क्या मिला। इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, ठीक है। इनको इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब जरा देखिए केएफ और केबी में कौन ग्रेटर है। केबी की वैल्यू कितनी है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल, ये वैल्यू। हाँ, वाटर के लिए, किसी के लिए भी हो, ठीक है, वाटर के लिए देख लेते हैं। और केएफ फॉर वाटर कितना है, 1.86। मतलब अगर किसी सॉल्वेंट के लिए कोई वैल्यू ग्रेटर है, जैसे ये वाटर के लिए इतना है और ये वाटर के लिए 1.86 है, तो हर सॉल्वेंट के लिए यही रहेगा, तो सॉल्वेंट के लिए केएफ हमेशा ज़्यादा रहेगा। तो फॉर वाटर, ये वाटर के लिए है हमेशा, देयरफॉर केएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन केबी। केएफ की वैल्यू हमेशा केबी से ज़्यादा होती है। केएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन केबी, हमेशा केएफ की वैल्यू केबी से ज़्यादा होगी। फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, अगर कोई सॉल्वेंट अगर आप देखेंगे कोई भी हो, चाहे वाटर हो, चाहे CCl4 हो, चाहे अल्कोहल हो, कोई भी हो, उसकी केएफ की वैल्यू हमेशा केबी से ज़्यादा होगी। उसका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट से ज़्यादा होगा। तो यहाँ से फिर क्या कह सकते हैं, कौन सी वैल्यू, केएफ इज ग्रेटर, एलएफ इज लेस। अगर ये वैल्यू ज़्यादा तो वैल्यू कम होगी, तो आप क्या कह सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 LV is greater than LF। हमेशा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से ज़्यादा होती है। तो यहाँ से इन्फरेंस क्या निकाल सकते हैं आप, पहला पॉइंट देखिए। दूसरा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उसको वेपोराइज करने के लिए जो हिडन एनर्जी चाहिए होगी, is always greater than the latent heat of फ्यूजन। ओके बच्चों, ये कंपैरिजन है, ये हायर एग्जाम्स के लिए है। केएफ और केबी की वेरीफाई मार्क कराते हैं, या एमसीक्यू में बोलेंगे केबी ज़्यादा होता है, केएफ ज़्यादा होता है, आपको बता दिया केएफ ज़्यादा होता है हमेशा, चूँकि केएफ और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब अगर केएफ हाई तो उसका एलएफ हाई होगा, लो होगा। ओके, नाउ बच्चों न्यूमेरिकल में, ठीक है, ये क्लियर हो गया, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। न्यूमेरिकल्स में हम जो सॉल्यूट होता, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट होता है, उसका मोलर मास कैलकुलेट कराते हैं। सिंपल आपको पता ही है, लेकिन फिर भी बुक में दिया है तो मैं अलग से लिखना चाहूँगा, हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ, सिंपल है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट। Using delta TF, ठीक है, as we know delta TF equals to KF into small m। फॉर्मूला रखिए,
स्मॉल m का फार्मूला, मोलालिटी का फार्मूला, मास ऑफ सल्यूट दैट इज नॉन वोलाटाइल सॉलिड सल्यूट, और ये किस में होना चाहिए, शुड बी इन ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो जो सल्यूट मिलाया है आपने नॉन वोलाटाइल, जैसे चीनी मिलाया है, उसका मोलर मास क्या है, इनटू 1 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास वो भी किस में होना चाहिए, should always be in KG. This is the formula to calculate the molar mass of non-volatile solid solute. बुक्स में कहीं W लिखा है और ये सब लिखा है, ठीक है, अगर आप इसको मेमोराइज कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे आप मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आज हमने देखी बच्चों। पहले हमने फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा कि जब किसी भी वोलाटाइल लिक्विड में हम नॉन वोलाटाइल सॉलिड सॉल्यूट मिक्सअप कर देते हैं तो ऐसे सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है उसको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मलिटी और मोलारिटी का यूज़ करते नहीं, क्योंकि ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर के साथ वेरी हो जाते हैं। फिर उसके फार्मूले में KF आया, KF को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, इसके यूनिट के बारे में पढ़ा, इसका हमने फार्मूला देखा, वाटर के लिए KF 1.86 होता है। फिर हमने KF और KB के बीच में देखा, KF और KB में कौन ज़्यादा है, KF इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन KB। उसका KF और KB का फार्मूला देखा, KF इज़ ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू LF लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड KB इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बीच में भी हमने देखा कि लेटेंट हीट ऑफ जो वेपराइजेशन होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में से। और इसके बाद में हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी देखा। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। और बच्चों पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए और मेहनत भी करते रहिए। गुड बाय, अपना ध्यान रखिए।